नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन पहले अध्ययन करेंगे भारत के संदर्भ में क्रांति का, उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के संदर्भ में भी। बड़े विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, जिसमें अपन इनके कारणों को देखेंगे, उनके बाद में इनके प्रमुख घटनाक्रम देखेंगे, कौन कौन सी घटना हुई थी, कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे, क्या इसके परिणाम निकले थे, इसके संदर्भ में क्या क्या कथन कहे गए थे, ये किस प्रकार का विद्रोह था, इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, मुस्लिम विद्रोह, धार्मिक विद्रोह कहा जाता है, आदि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, सन 1757 के अंदर जो युद्ध होता है पलासी का, उसके बाद में सन 1764 में युद्ध होता है बक्सर का, और सन 1765 में संधि होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, और उसके बाद में अवध का था, उस अवध के नवाब के साथ हुई थी। यानी पलासी बक्सर के युद्ध और इन इलाहाबाद संधियों के साथ ही भारत में यानी बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश जो जड़ें जमनी शुरू हो जाती हैं, जो 1857 तक आते आते अपना एक विस्तृत साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जिसे आतंक साम्राज्य कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये अत्यधिक जो आतंक या अत्यधिक जुर्म ढा रहे थे। इसी के चलते यदि 1857 की क्रांति के हम कारणों की बात करें, क्या क्या थे इस क्रांति के कारण। अब देखो, इस क्रांति के यदि कारणों में अपन सबसे पहले बात करें राजनीतिक कारण। किसकी जी? राजनीतिक कारण। जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों के राजनीतिक कारणों में इनकी जो ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार नीति थी। कैसी जी? ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार नीति। और इस ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार जो नीति के बीज बोए गए थे, वो बीज बोए जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के समय। किसके समय साहब? लॉर्ड वेलेस्ली। यानी लॉर्ड वेलेस्ली जिसका कार्यकाल है सन 1798 से लेकर 1805 के मध्य भारत का गवर्नर रहता है। और इसी की जो सहायक संधियां थी ना, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां, और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बीज बोए जाते हैं, जो 1857 तक लगभग भारत पर ये अधिकार कर चुके थे। लगभग पर क्या, संपूर्ण पर था। जो अपने भारतीय शासक इनके अधीनस्थ थे, इनकी ब्रिटिश साम्राज्य के बीज बोए जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के साथ। ये ध्यान रखना। और लॉर्ड वेलेस्ली से यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की थी? तो वो की थी हैदराबाद रियासत के साथ। किसके साथ साहब? हैदराबाद रियासत के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कब की थी? सन 1798 में, क्योंकि इनका कार्यकाल ही 98 में। उनके बाद में ये मैसूर के साथ संधि करते हैं। किसके साथ? मैसूर के साथ कर लेते हैं सन 1799 में। उसके बाद में इन्होंने अवध के साथ भी संधि कर ली थी। अवध के साथ सहायक संधि कब की गई? 1801 में। इसी प्रकार से पेशवा के साथ भी संधि कर ली थी। इस दौरान जो पेशवा था कौन? बाजीराव द्वितीय। और उसके साथ जो सहायक संधि की जाती 1802 में, जिसे बसीन की संधि भी कहा जाता है। कौन सी साहब? बसीन की संधि। यानी सबसे पहले अपन ने अब तक यही देखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के जो बीज बोए जाते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों के साथ बोए जाते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद रियासत के साथ की थी। उसके बाद में मैसूर हैं, अवध हैं और पेशवा के साथ। इस क्रम में धीरे धीरे समस्त जो रियासतों के साथ सहायक संधियां की जाती। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ यदि राजस्थान को या राजपूताना को जोड़कर अपन बात करें, तो राजपूताना की रियासत थी भरतपुर, और भरतपुर के साथ सहायक संधि की थी। एक रियासत आती है अलवर, अलवर के साथ भी सहायक संधि की थी, और एक धौलपुर के साथ भी उस दौरान सहायक संधि की थी। हालांकि जो भरतपुर है, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने
मराठों का सहयोग किया था, शरण दी थी, इसीलिए इनकी संधि को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि अपन जब राजस्थान के संदर्भ में क्रांति पढ़ेंगे वहां इनकी पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहां कंफ्यूज यही होता है कि हम तो राजस्थान के संदर्भ में ये पढ़ते हैं कि वो 1817-18 में संधि हुई थी, हाँ जरूर हुई थी, परंतु 1817-18 की वो वेलेजली की संधियां नहीं होती है। वो राजस्थान के संदर्भ में 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो संधियां थी जिसे अधीनस्थ मैत्री संधि कहते हैं। कौन सी साहब है? अधीनस्थ मैत्री संधि। हालांकि इनको सहायक संधियां ही है ये भी, परंतु इनको अधीनस्थ मैत्री संधि के नाम से जाना जाता है, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स इस दौरान भारत का गवर्नर था जी। हालांकि गवर्नर राजस्थान में स्वयं नहीं आता है, राजस्थान में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकॉफ को नियुक्त किया था और एक राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड को, और मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड ने ये संधियां यहां पर राजस्थान में की थी। कौन सी? अधीनस्थ मैत्री, जो कब होती है? 1817-18। यानी ये विषय राजस्थान की क्रांति के संबंध में है। मेन अपन ने बात की लॉर्ड वेलेजली की, और वो कौन सी है? सहायक संधि। और इधर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स नाम आता है, ये अलग है भैया, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का जो काल था वो सन 1772 से लेकर 1785 के मध्य होता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल था भारत में 1823 से 23 के मध्य होता है। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। चलो जी, उसके बाद में यदि राजनीतिक कारणों में, एक तो आ गई लॉर्ड वेलेजली की संधि, उनके बाद यदि बात करें अपन तो लॉर्ड डलहौजी था, और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सी? लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य की वर्दी की थी या उसका विस्तार किया था। जिस रियासत के राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, और उसका जो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इस गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी है ना, इस लॉर्ड डलहौजी ने काफी राज्यों को हड़पा था, जिसमें यदि बात करें लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा तो देखो इसका कार्यकाल देखो, एक तो सन 1848 से लेकर सन 1848 से 56 के मध्य। तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सन 1848 में हड़पा था सतारा को। किसको हड़पा जी? सतारा को हड़पा था। उसके बाद में जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, इलाहाबाद है, उदयपुर है, झांसी है। इस प्रकार से कई प्रमुखतः यदि बात करें झांसी, तो झांसी को 1853 में हड़पा था। अब देखो अवध है, उस अवध को हड़पा 1856 में। अब ध्यान रखना, जिस अवध के साथ अंग्रेज संधि कर चुके हैं 1801 की, फिर भी उस अवध को 1856 में हड़प लिया जाता है। और इसीलिए क्रांति में सर्वाधिक जो सैनिक भी होते हैं कहाँ के होते हैं? वो अवध के ही होते हैं। और अवध ही मुख्य कह सकते हैं उस दौरान भारत का केंद्र भी बनता है बाद में क्रांति का। तो लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है वो भी राजनीतिक कारणों में आता है, जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम के तहत या गोद निषेध नीति के तहत सतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में और 1856 में अवध को। मुख्य यही है याद रखने लायक। हालांकि जैतपुर, संबलपुर, बघाट, इलाहाबाद, उदयपुर कई रियासतों को हड़पा जाता है। उसके बाद में यदि अपन राजनीतिक कारणों में हम बात करें तो अपन याद रख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग को। किसको साहब? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, और ये लॉर्ड कैनिंग जो 1856 में बना था भारत का गवर्नर। ठीक है जी। लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग जब 1856 में बने थे गवर्नर, उस समय इन्होंने एक बात भी कही थी। किसको लेकर? लॉर्ड डलहौजी को लेकर। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जिस नीति के तहत भारतीय राज्यों को हड़प रहे थे, उस नीति के तहत भारतीय रियासतें व जो रियासतें थी उनमें काफी असंतोष था अंग्रेजों के प्रति।
इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, हो सकता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय आसमान शांत है, क्योंकि कब? 1856 में। वर्तमान में भारतीय आसमान शांत है, परंतु कालांतर में कभी भी इस आसमान में एक छोटी सी बादली, कैसी बादली? असंतोष की या हमारे विरुद्ध कभी भी उमड़ सकती है। क्या कह रहा है? हो सकता है वर्तमान में तो भारतीय आसमान शांत है, परंतु इस आसमान में कभी भी एक छोटी सी बादली उमड़ सकती है, जो प्रारंभ में उसका आकार व्यक्ति की हथेली जितना होगा, पर कालांतर में वो हमारे विरुद्ध एक प्रचंड रूप धारण कर लेगा, जिसमें हम भी बह जाएंगे। ये बात कहता है, यह अपने लिए नुकसानदायक साबित होगी, कैनिंग कहता है। कैनिंग ने यह वक्तव्य कहा था लॉर्ड डलहौजी की नीति के लिए, क्योंकि कैनिंग 1856 में बने थे गवर्नर, और क्रांति के समय भी कौन होते हैं? कैनिंग ही होते, ये ध्यान रखना। जो कैनिंग थे, कैनिंग ने अपने उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। कौन साहब है? बहादुर शाह जफर। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो बादशाह की पदवी थी ना, वो समाप्त कर दी थी। किसने? कैनिंग ने। और यह घोषणा कर दी कि आज आपके बाद में कोई भी मुगल बादशाह या शासक भी नहीं होगा, और आप लाल किला भी खाली करोगे, और आप केवल और केवल कुतुब मीनार तक ही सीमित रहोगे, वहीं आपका निवास होगा। ये राजनीतिक कारणों में अपन ने 3 व्यक्तियों की बात की है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि बात की है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति की बात की है, लॉर्ड कैनिंग की बादशाह की जो बादशाह उपाधि समाप्त करने की बात की है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जो पेशवा थे नाना साहिब, बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं ये नाना साहिब। धुंधुपंत था इनका नाम, मूल नाम। नाना साहिब के बचपन का नाम धुंधुपंत, और इन नाना साहिब की भी पेंशन वगैरह बंद कर दी थी। कहने का अर्थ यही है कि 1857 से पूर्व यानी जो भारतीय रियासत उनके राजा थे या सामंत जागीरदार थे, उनका अंग्रेजों के प्रति विरोध की उनमें भावना भड़क उठी थी, पहले से ही व्याप्त थी, ये कह सकते हैं। चलो जी, ये हो गया राजनीतिक कारण। उसके बाद में यदि हम करें बात सामाजिक कारण की, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों की चर्चा की, उसके बाद में हम बात करें सामाजिक कारण। देखो साहब, सामाजिक कारण की बात करें तो उस समय के भारतीय जो समाज थे उसमें रूढ़िवादिता थी, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि उस समय एक प्रथा व्याप्त थी, सती प्रथा, जिसमें जिंदा महिला को उसके मृत पति के साथ जलाया जाता था। और इस सती प्रथा को जो बंद कर दिया गया था सन 1829 में, सती प्रथा उन्मूलन कानून लाया जाता है। किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेज का नाम आएगा बेंटिंग, के नाम आओगे साहब, बेंटिंग। और इसमें भारतीय कौन था जिसने सहयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1829 में सती प्रथा अवरोध यानी उन्मूलन कानून या सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। उस समय के भारतीय समाज की रूढ़िवादिता ने एक विचारधारा बना दी थी कि इसी प्रकार यदि ये हमारी प्रथाओं को बंद करते रहे तो हमारे धर्म को नष्ट कर देंगे। उसके बाद में अपने जो विधवा विवाह नहीं होते थे और अंग्रेजों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून लाया जाता है। और विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? 1856। किसके समय? तो बता देंगे, डलहौजी के द्वारा। और इसमें भारतीय किसने साथ दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बता सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सन 1856 में डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की थी, जो भारतीयों में असंतोष, भारतीय समाज में असंतोष पैदा कर देता है। ये थे इनके उस दौरान के सामाजिक कारण। उसके बाद में हम बात करें आर्थिक कारणों की। कौन से कारणों की साहब है? आर्थिक कारणों। तो आर्थिक कारणों में यदि बात करें तो जो अपने सामंत थे, राजा थे, जागीरदार थे, उन जागीरदारों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता है
उनमें भोग विलासिता बढ़ गई थी, उनके खर्चे बढ़ गए थे, अंग्रेज उनसे अत्यधिक कर लेते थे। तो अंग्रेज यदि हमारे रियासत अंग्रेजी सेना तैनात थी राजाओं के पास रियासतों में, उसका खर्चा अपने ही राजाओं को वहन करना पड़ता था और ये अपने किस पर, जागीरदारों पर ढहते थे ये जुर्म। और जागीरदार किस पर ढहते थे? किसानों पर साहब, किसानों का अत्यधिक कर, यानी इतना कर बढ़ा दिया गया था, 50% से अधिक कर की वृद्धि कर दी गई थी। उसके बाद में यहाँ इस दौरान भारत में खाद्यान्न की भी कमी आ जाती है। ये आर्थिक कारणों में, यानी अत्यधिक जुर्म ढाए जाते थे किसानों पर, कर वगैरह अत्यधिक बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि अंग्रेजी सेना का खर्चा राजाओं को ही वहन करना पड़ता था। हमारे जो रियासतों में किन की सेना थी? अंग्रेजी ही सेना थी। उसके बाद में यदि बात करें तो इस दौरान डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा साहब? डलहौजी के द्वारा एक इनाम कानून बनाया, इनाम कानून बनाया गया था। और इस इनाम कानून क्या था? इनाम कानून के तहत जिस किसी जागीरदार को इनाम के रूप में जागीर मिली हुई है, उसके पास यदि कोई कागजात नहीं है, क्योंकि जिसको 10-15 साल पहले मिले तो उसके पास उसका कोई कागजात नहीं है, तो वो जो भूमि है वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर ली जाएगी। और इसी इनाम कानून बनाने वाला कौन है? डलहौजी। कब? 1852। तो इसके तहत जो जागीरदारों की जमीनें वगैरह हड़प ली गई थी, जिसके पास कोई सबूत नहीं था, या जो भूमि उसको इनाम के रूप में मिली हुई थी पूर्व में, तो ये थे आर्थिक कारणों में। अपन ने अब तक राजनीतिक कारणों की बात की है। राजनीतिक कारणों में यदि हम बात करें तो राजनीतिक कारणों में एक तो बात की थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। वेलेस्ली की सहायक संधि कब होती है? 1802-3 के टाइम पीरियड में ज्यादा होती है। यहाँ पर मेन इनका यदि कार्यकाल याद रह जाएगा तो सारी याद रह जाएगी। उसके बाद में हमने बात की थी लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल सन 1848 से 56 के बीच है, जिसमें राज्यों को हड़पता है। सतारा है, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, इलाहाबाद, झांसी वगैरह। हालांकि साथ में हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स की भी संधियों की चर्चा की है, परंतु वो राजपुताना के संबंध में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें चार्ल्स मेटकॉप व कर्नल जेम्स टॉड को नियुक्त करता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल 1813 से 23। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स अलग मुद्दा है। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो सन 1772 से लेकर सन 1785 के मध्य रहा था, ये वारेन हेस्टिंग्स है, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है जी, ध्यान रखना। उसके बाद में हमने इनाम कानून की बात की है। लॉर्ड कैनिंग की बात की थी। कैनिंग ने बादशाह की पदवी समाप्त कर दी थी। बाजीराव के पुत्र नाना साहेब, जिनका नाम था धुंधुपंत, उनकी पेंशन वगैरह बंद कर दी थी। यानी काफी असंतोष राजाओं में, सामंतों में, जागीरदारों में अंग्रेजों के प्रति था। आर्थिक कारणों की बात की, किसानों का असंतोष बढ़ गया। भारतीय समाज की बात की तो अपने भारतीय जो समाज था वो उसका भी उसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष बढ़ जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तात्कालिक कारण की, किसकी साहब? तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारणों में थे चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेज अपने सैन्य सुधार के तहत, अंग्रेजों ने सैन्य सुधार के तहत जो अपनी राइफल थी ब्राउन बेस, पूर्व में कौन सी राइफल थी? ब्राउन बेस, और उस राइफल के स्थान पर सैन्य सुधार करते हुए एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। और इस एनफील्ड राइफल में यह अफवाह फैली थी कि गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। किसका साहब? गाय व सुअर की चर्बी का। और इस एनफील्ड राइफल का जो सर्वप्रथम यदि कहीं विरोध हुआ था वो हुआ था बुरहानपुर में। बुरहानपुर छावनी में सबसे पहले इस एनफील्ड राइफल का विरोध होता है। कब होता है जी? फरवरी सन 1857 में। और इसको शामिल भी इसी दौरान किया गया था। हालांकि एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो वो किया जाता है क्रीमिया युद्ध में। कहां जी? क्रीमिया युद्ध के दौरान सबसे पहले इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। विरोध इसका बुरहानपुर में होता है, परंतु जो गाय व सुअर की चर्बी का जो मेन दमदम पड़ता है क्षेत्र, दमदम, और दमदम में कहते हैं जो फैक्ट्री होती थी इसकी, दमदम की फैक्ट्री थी, वहां से ये अफवाह सर्वाधिक फैली थी। जो कारखाना था राइफल बनाने का, कौन सा? दमदम कारखाना, वहां से ये जो अफवाह फैलती है। जो तात्कालिक कारण है, कौन सा? चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विरोध बुरहानपुर की छावनी में होता है। ये चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक कारणों से पहले धार्मिक कारण थे। कैसा कारण था? धार्मिक कारण था, क्योंकि ये हिंदू व मुस्लिम धर्म को क्षति पहुंचाने वाला था, इसलिए ये पहले था धार्मिक कारण, उसके बाद में है तात्कालिक कारण। क्या जी? चर्बी वाले कारतूस। अब देखो जी, आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक हो गए, राजनीतिक हो गए, धार्मिक कारण हो गए। धार्मिक रूप से उस समय जो एक नाम आता है महादेव, ये विष्णु भट्ट गोडसे, किसका नाम आता है? विष्णु भट्ट गोडसे एक नाम आता है। और इन विष्णु भट्ट गोडसे ने एक 84 नियमों की एक सूची तैयार की थी, और जिस सूची का जो उल्लेख है ना, ये विष्णु भट्ट जी किस में करते हैं? एक पुस्तक लिखते हैं मांझा प्रवास, उसमें करते हैं। और इस 84 नियमों की सूची में इन्होंने उल्लेख भी यही किया है कि अंग्रेज भारतीय हिंदू व मुस्लिम धर्म को बिल्कुल तबाह करना चाहते थे। ये विष्णु भट्ट गोडसे कहते। साहब कौन थे ये विष्णु भट्ट गोडसे? तो याद रखना, 1857 की क्रांति का आंखों देखा व कानों सुना वर्णन करने वाले हैं विष्णु भट्ट गोडसे। मराठा होते हैं ये। कौन होते हैं? मराठा होते हैं, जो उत्तर भारत में उस समय क्रांति का प्रचार प्रसार भी करते हैं। कहते हैं उस दौरान तीर्थ पर आए हुए थे, उसके बाद में क्रांति में शामिल हो जाते हैं। कौन? विष्णु भट्ट गोडसे, जिन्होंने अपनी रचना लिखी है मांझा प्रवास। और इस मांझा प्रवास में क्रांति के जो उस घटनाक्रम का भी ये वर्णन करते हैं, जिसमें एक 84 नियमों की सूची भी प्रकाशित करते हैं, जिसके तहत कि भारतीयों के हिंदू व मुस्लिम धर्म है उसको अंग्रेज बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है किसकी तरफ से? विष्णु भट्ट गोडसे की तरफ। यानी काफी कारण थे, और भी अनेक कारण हैं। अब देखो जी, मेन जो शुरुआत अपन यदि बात करें क्रांति की, तो अंतिम जो छत्रपति था, अंतिम छत्रपति, प्रथम छत्रपति शिवाजी है, अंतिम छत्रपति है अप्पा साहेब। कौन साहब है? अप्पा साहेब। और इस अप्पा साहेब का राज्य भी हड़प लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, इनकी भी पेंशन कम कर दी गई थी। और इन्हीं छत्रपति का जो अंतिम यदि पेशवा की बात करें, उसको हालांकि अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी थी। बाजीराव द्वितीय का पुत्र होता है धुंधु पंत, जो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे। इन नाना साहेब जिनको बिठूर भेज दिया जाता है यूपी में, बिठूर खड़े पड़े सा यूपी में। हालांकि बिठूर यूपी में नाना साहेब नहीं आए थे, इनके पिता ही आ जाते हैं। कौन? बाजीराव द्वितीय। वैसे गोद लिया हुआ पुत्र है ये बाजीराव का। कौन? धुंधुपंत, जिसको नाना साहेब। इनकी जब पेंशन वगैरह बंद कर दी जाती है, इसलिए एक तो था अप्पा साहेब का सलाहकार, और उस अप्पा साहेब के सलाहकार का नाम था राणोजी बापू, और नाना साहेब का सलाहकार था जिसका नाम है अज्जी मुल्ला। और ये दोनों जाते हैं इंग्लैंड। खड़े गया साहब, इंग्लैंड जाते हैं, लंदन में। उस दौरान इंग्लैंड के यदि पीएम की बात करें, पामस्टन था। यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड का पीएम कौन होता है? तो पामस्टन होता है। इंग्लैंड की संसद में जाते हैं राणोजी बापू, अज्जी मुल्ला, अप्पा साहेब व नाना साहेब की पेंशन बढ़वाने के चक्कर में, परंतु वहां पर इनकी एक भी नहीं सुनी जाती है। और इन्होंने यहीं से बना ली थी क्या योजना? किसकी? क्रांति की। तो कह सकते हैं 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो राणोजी बापू ने व अज्जी मुल्ला ने। अज्जी मुल्ला नाना साहिब या धुंधु पंत का सलाहकार है, राणोजी बापू अंतिम छत्रपति का क्या है जी? सलाहकार है।
हालांकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं जी कि इस गंगा के किनारे, परंतु मेन जो इस क्रांति के बीज बोए गए थे शुरू करने के, क्रांति को शुरू करने के जो बीज बोए गए वो कहां बोए गए थे? लंदन में ही बोए गए थे। किसके द्वारा? राणोजी बापू व अज्जी मुल्ला के द्वारा। हाँ सर, राणोजी बापू व अज्जी मुल्ला के द्वारा। और इनकी योजना के तहत हम क्रांति शुरू करेंगे, और वो योजना के तहत क्रांति शुरू करेंगे 31 मई 1857। परंतु क्रांति क्या 31 मई को शुरू हुई थी? नहीं हुई थी। अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग तिथि को शुरू होती है। एकमात्र राजस्थान के संदर्भ में बात कर सकते, एकमात्र भरतपुर ऐसा था जहां पर क्रांति निश्चित तिथि को शुरू होती है। कब? 31 मई को। हालांकि भारत के संदर्भ में 10 मई को शुरू हो गई थी, राजस्थान के संदर्भ में 28 मई को शुरू हो गई। इसी योजना के तहत इन्होंने प्रतीक चिन्ह भी चुने थे, और क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह थे वो कमल का फूल था, वह रोटी या कह सकते हैं चपाती, चपाती या रोटी को। ठीक है जी। क्रांति का फिर नेता चुना गया था, नेता चुना गया था बहादुर शाह जफर को। किसको साहब? बहादुर शाह जफर को। एक क्रांति का गीत भी था। क्या था? क्रांति का गीत भी था। हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा है। ये क्रांति का क्या था? गीत था। कहते हैं ये क्रांति वाला गीत एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है चै पयामे आजादी, जो वही लंदन से ही, इंग्लैंड से ही प्रकाशित होता था। कौन सा समाचार पत्र? चै पयामे आजादी। जिस चै पयामे आजादी में यह क्रांति का गीत छपा था, हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा है। उसके बाद में यदि राजस्थान के फेवर में बात करें तो क्रांति की देवी थी, और देवी का नाम था सुगाली माता सा। क्या नाम हो जी? सुगाली माता। जो सुगाली माता आउवा ठाकुर कुशाल सिंह की भी देवी होती है। देवता थे क्रांति के। राजस्थान के फेवर में बात करें तो डूंगजी जवाहर जी। कौन साहब है? डूंगजी जवाहर जी। ये क्रांति के लोक देवता भी थे। देवी सुगाली माता। गीत ये हो गया हम इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है। ये नेता बहादुर शाह जफर, प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती या इसको रोटी कह सकते हैं। योजना के तहत निश्चित जो क्रांति की तिथि थी 31 मई 1857, बनाने वाले राणाजी बापू व अज्जी मुल्ला थे। इसी क्रम में अपना अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्रांति के प्रमुख घटनाक्रम की व असफलता के कारणों की। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।